आज हम पढ़ेंगे कलोनलिज्म एंड द कंट्री साइड, जो हिस्ट्री की क्लास 12th की बुक का 3rd चैप्टर है। सबसे पहले कलोनलिज्म क्या होता है? कलोनलिज्म होता है जब कोई रिच कंट्री किसी पुअर कंट्री के ऊपर अपना कब्ज़ा कर लेती है, उसे हम कहते हैं कलोनलिज्म। जैसे ब्रिटेन जो थी बहुत ज़्यादा रिच थी, पावरफुल थी, उसने इंडिया के ऊपर कब्ज़ा करा, तो इंडिया जो थी वो कलोनलिज्म के अंदर आ गई थी। ठीक है, उसे हम कहते हैं कलोनलिज्म। समझ आया? जब कोई पावरफुल रिच कंट्री किसी स्मॉल कंट्री के ऊपर कब्जा कर लेती है, उसकी इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब गवर्नमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ों के ऊपर कब्जा कर लेती है। अब हमारे को इन सारी चीज़ों का डिटेल कैसे मिलता है? रेवेन्यू से। जो हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड था, जो हमारे इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट्स बनाई, सर्वेज बनाए, जर्नल्स बनाए, या अकाउंट्स जो भी ट्रैवलर्स वगैरह के रह गए थे, इन सब चीज़ों से। कॉलोनियल रूल जो था वो सबसे पहले कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था? बंगाल के अंदर। कहाँ हुआ था? बंगाल में। है, एक ऑक्शन हुआ बुर्दवान में। ऑक्शन क्या होता है? नीलामी होना। ठीक है, एक नीलामी हुई बुर्दवान के अंदर, जो 1997 के अंदर हुई थी। ठीक है, 1997 में एक नीलामी हुई थी बुर्दवान में, जो प्रेजेंट डे बर्धमान है। बुर्दवान के राजा की बहुत सारी एस्टेट्स, नंबर ऑफ महल्स, एस्टेट क्या होता है? एक ज़मींदार होता है। ठीक है, उस ज़मींदार के अंदर बहुत सारे विलेजेस आते हैं। उस ज़मींदार के अंदर जितने विलेज आते हैं वो कंबाइन करके बनाते हैं एक एस्टेट। ठीक है, तो ये जो वो था, राजा था बुर्दवान का, उसके बहुत सारे एस्टेट जो थे वो नीलाम हो गए थे, बिक गए थे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा था? नंबर फिक्स कर दिया था कि हर एक एस्टेट से उसे कितना रेवेन्यू आना है। अगर वो राजा जो था, जो भी ज़मींदार था, राजा था, वो उतना रेवेन्यू नहीं दे पा रहा था, तो उसकी जो एस्टेट थी उसको नीलामी पे लगा दिया जाता था। ठीक है, पर 95% उस टाइम पे जो भी नीलामी हो रही थी वो फिक्टिशियस थी। क्यों? वो नकली क्यों थी? क्योंकि क्या हो रहा था, जो राजा होता था वो क्या करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स नहीं दे रहा था। ठीक है, टैक्स नहीं देता था तो उसकी नीलामी पे लग जाती थी। वो क्या करता था? नीलामी के अंदर अपने ही लोगों को भेजता था, अपनी एजेंट्स को भेजता था अपनी जगह, और वो नीलामी जीतते थे, और नीलामी जीतने के बाद वही एस्टेट वापस उसी राजा के पास आ जाती थी। तो ऐसे ही ये सारी चीज़ें जो थी वो फिक्टिशियस हो रही थी, असली नीलामी, असलियत वाली नीलामी नहीं हो रही थी। 95%। ठीक है, उसके बाद क्या था? प्रॉब्लम्स थी अनपेड रेवेन्यू की। जो रेगुलर फ्लो था वो आए कंपनी को, इसलिए कंपनी ने क्या करा कि हर महीने, मतलब इतना पैसा हमारे पास आएगा ही आएगा, ये सोचकर कंपनी ने जो है वो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ले आए, कि उन्होंने टैक्स फिक्स कर दिया कि इतना रेवेन्यू हमें हर स्टेट से आना ही आना चाहिए। उन्होंने ये सोचा था कि अगर हम टैक्स फिक्स कर देंगे तो लोग जो हैं वो अपने एग्रीकल्चर पे ध्यान देंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, एग्रीकल्चर पे ध्यान देंगे तो उनका जो है वो क्रॉप्स बढ़ेंगी, एग्रीकल्चर बढ़ेगा, एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो एक न्यू क्रिएशन होगी, एक नए ह्यूमन फार्मर्स की, एक रिच, मतलब एक मिडिल क्लास लोगों की जो है वो क्रिएशन होगी। उन्होंने ये सोचा था, जो रिच फार्मर्स है वो आएंगे, ये सोचते उन्होंने टैक्सेस को जो है, रेवेन्यू को जो है वो फिक्स कर दिए। जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था ये किससे बना था? राजाज और तुलकदार से, बंगाल के, जिनको हम अब बोलते हैं ज़मींदार। ज़मींदार जो थे वो लैंड ओनर्स नहीं थे, वो रेवेन्यू कलेक्टर्स थे। उनका काम था कि विलेज पे जाके, जितने भी विलेजेस उनके अंदर आते हैं उनसे टैक्स लेना और जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना। हर रेवेन्यू, मतलब हर स्टेट पे रेवेन्यू फिक्स था कि हर स्टेट से कितना रेवेन्यू आना चाहिए। जो वो रेवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिक्स किया था, जैसे एक स्टेट पे उन्होंने फिक्स कर दिया कि हमें 50 रुपीज़ रेवेन्यू चाहिए, तो ज़मींदार जो था वो जाके विलेज से 70 रुपये कलेक्ट करता था। 50 जो है वो विलेज को दे देता, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता, और बाकी के बचे हुए जो 20 रुपये थे वो उसकी खुद की इनकम हो जाती थी। ठीक है, अब क्या हुआ? जो फेलियर हुआ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम का। क्यों हुआ? क्योंकि जो डिमांड थी कंपनी से, कंपनी ने जो डिमांड रखी रेवेन्यू की वो बहुत ज़्यादा हाई थी। उन्होंने तो फिक्स कर दिया रेवेन्यू को, कि ये सोचते हुए कि हम इस रेवेन्यू को कभी बढ़ाएंगे नहीं, बट उन्होंने ये नहीं देखा कि फार्मर्स की कंडीशन कैसी है, क्या वो टैक्स भर भी पाएंगे? कभी क्रॉप फेलियर हो रहा है, कभी
भूखमरी आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, उतने क्रॉप्स वो नहीं उगा पा रहे, उतनी इनकम उनकी नहीं आ रही है। जब उनकी इतनी इनकम ही नहीं आ रही तो वो ज़मींदार को टैक्स कैसे देंगे, वो ज़मींदार को टैक्स नहीं देंगे तो ज़मींदार उनको कैसे देगा। उन्होंने ये सब कुछ नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ रेवेन्यू को जो है वो फिक्स कर दिया। सेकेंड चीज़ क्या थी, लो प्राइस। लो प्राइस, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो थी उसका प्राइस जो था वो मतलब गिर गया, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा गिर रखा था, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, रायोट्स पीजेंट्स को, कि वो ज़मींदार को टैक्स दे पाए। उन लोगों ने क्या करा, सनसेट लॉ बनाया, जिसमें क्या था, रेवेन्यू जो था वो पंचुअली आना चाहिए, मतलब उन्होंने फिक्स कर दिया था जिस स्टेट का, हर एक स्टेट से रेवेन्यू आएगा, किस स्टेट को आएगा, और उस स्टेट की सनसेट होने से पहले, सूरज ढलने से पहले अगर रेवेन्यू नहीं मिलता उन लोगों को तो वो जो स्टेट है उसको वो नीलाम कर देते थे। उन्होंने लिमिटेशन लगा दी पावर में ज़मींदार की, ठीक है। ज़मींदार की पावर में लिमिटेशन कैसे लगाई, उन्होंने उनसे लोकल पुलिस और लोकल जस्टिस की पावर ले ली, ठीक है। पहले क्या होता था, जो ज़मींदार होता था उसकी जो स्टेट में जितनी भी प्रॉब्लम्स वगैरह आती थी वो सब वही देख लेता था, बट उन्होंने उसकी वो पावर उनसे ले ली, उनसे उन्होंने उसके ट्रूप्स वगैरह ले लिए, ठीक है। उसने क्या करा, जो अगर ज़मींदार जो था वो फेल हो रहा था टैक्स देने में तो उससे उसकी लैंड को तो लेते ही थे, साथ में उसका इन्फ्लुएंस जो था उसकी लैंड पे उसको भी ख़त्म करने की कोशिश करते थे, ठीक है। उन्होंने कस्टम ड्यूटीज़ हटा दी, और जितना भी जो भी चीज़ हो रही है वहाँ पर वो किसकी सुपरविजन में होने लग गई, अब कलेक्टर की, ठीक है। जो कलेक्टर था वो कंपनी अपॉइंट करती थी जिसके अंडर सारा कुछ वो देखता था, ज़मींदार का सारा काम वाम हिसाब किताब वही देखता था। है, ये सिस्टम अब चलता कैसे था, ठीक है। सबसे पहले ऊपर होता था ज़मींदार, ज़मींदार जो था वो खुद नहीं जाता था विलेज में लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करने, वो किसको भेजता था, अमला को। अमला जो था वो एक ऑफिसर था ज़मींदार का जो सबसे टैक्स कलेक्ट करता था, ठीक है। बट कभी कभी जो रायोट्स वगैरह थे वो उसको टैक्स नहीं देते थे, उनके नीचे अमला किससे टैक्स कलेक्ट करता था, जोटीदार्स और मंडलास से, जो रिच रायोट्स होते थे, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, ये बोलते थे कि बैड हार्वेस्ट है जिसकी वजह से वो टैक्स नहीं दे पाएंगे, और उनको कभी कभी खुशी भी होती थी कि ज़मींदार जो है वो टैक्स नहीं दे पा रहा, क्योंकि उनको ये होता था कि ज़मींदार को टैक्स नहीं मिलेगा तो उसकी स्टेट जो है वो नीलाम हो जाएगी, और उसकी स्टेट अगर नीलाम होती है तो वो जाकर खुद, क्योंकि ये तो रिच होते हैं, जोतीदार्स और मंडलास रिच थे, तो ये उसकी जाके स्टेट खरीद ले नीलामी के अंदर, इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा खुश होते थे ज़मींदार को ट्रबल में देखकर। फिर क्या था, जोतीदार जो थे वो राइज हुए। जोतीदार का ना 3 नाम थे, ठीक है, ये अलग अलग 3 नाम हैं जो जोतीदार को दिए गए थे उस टाइम पर, ठीक है। अब जोतीदार जो थे वो राइज हो रहे थे, ठीक है। जोतीदार जो थे वो नॉर्थ बंगाल के अंदर बहुत ज़्यादा राइज हो गए थे। जोतीदार जो थे वो एक रिच पीजेंट्स थे, जोतीदार जो थे वो रिच पीजेंट्स थे, ठीक है। वो क्या करते थे, वो कंसोलिडेट कर रहे थे अपनी पोजीशन को विलेज में। अब जोतीदार का बहुत ज़्यादा बेनिफिट क्या होता था, ज़मींदार जो था वो विलेज में नहीं रहता था, वो विलेज के बाहर रहता था, ठीक है। जोतीदार जो होते थे वो विलेज में ही रहते थे, तो वो रायोट्स को इन्फ्लुएंस कर लेते थे, अपनी बातों में बिसला फुसला लेते थे और अपनी तरफ कर लेते थे, ठीक है। जोतीदार्स क्या करते थे, ये जो थे ये कंट्रोल कर रहे थे जो भी लोकल ट्रेड हो रहा है, किसी को पैसे की ज़रूरत है, मनी लेंडिंग, ब्याज पे पैसे वगैरह देने का काम, ये सब जोतीदार्स देखते थे। शेयर क्रॉपर्स को जोतीदार्स देखते थे। शेयर क्रॉपर्स को उस टाइम पे अधियारास और बरगदार्स भी कहते थे। जो पावर थी जोतीदार्स की वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी ज़मींदार से ज़्यादा, ठीक है। ये क्या करते थे, ज़मींदार को रोकते थे कि वो टैक्सेस कलेक्ट ना कर पाए, अपनी ड्यूटी ना निभा पाए, और ये जो क्या करते थे, रायोट्स को मोबिलाइज बना रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे, जिसकी वजह से जो पेमेंट है वो और ज़्यादा लेट हो। इनफैक्ट जो ज़मींदार्स थे उनको फोर्स करते थे, मतलब ये ऐसी ऐसी टेक्निक्स अपनाते थे ताकि ज़मींदार की जो लैंड है वो नीलाम हो जाए। जोतीदार जो थे वो ही क्या करते थे, नीलामी में जाकर परचेजर्स बन जाते थे उनकी लैंड खरीदने के लिए, और ज़मींदार को कभी कभी ये चीज़ पता भी लग जाती थी, बट ज़मींदार को केस वगैरह करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता था, वेस्ट होता था। अब क्या होता है इसके अंदर, देखो सबसे ऊपर आती है हमारी कंपनी, ठीक है। कंपनी को कौन टैक्स दे रहा है, ज़मींदार टैक्स दे रहा है कंपनी को, ठीक है। ज़मींदार टैक्स किससे ले रहा है, रायोट से, पीजेंट से
और जोतीदार से, जो रिच पीजेंट्स हैं। और ये जो जोतीदार्स और रायोट्स हैं, इनके अंडर कौन काम कर रहा है? अंडर रायोट। ये क्या करते थे? अंडर रायोट्स को उनका सामान वगैरह उनका होता था, ये उनको लैंड दे देते थे। अंडर रायोट्स आते थे, कुछ जगह अपनी लैंड की दे देते थे ये लोगों ने, वो वहाँ पे क्रॉप्स उगाते थे। क्रॉप का आधा हिस्सा जोतीदार्स को दे देते थे या रायोट्स को दे देते थे, ठीक है, और आधा हिस्सा खुद रख लेते थे, क्योंकि इन लोगों को लैंड की ज़रूरत थी, ये लैंडलेस होते थे, तो इनको लैंड की ज़रूरत थी, इनके लैंड मिल जाती थी, इसीलिए ये सारी काम करते थे। उसके बाद क्या था कि ज़मींदार जो थे वो रिस्पॉन्सिबल क्या क्या, अब किसका क्या काम था? जैसे ज़मींदार का काम क्या था? उनको रेवेन्यू देना होता था कंपनी को, और डिस्ट्रीब्यूट करना होता था रेवेन्यू डिमांड अपनी विलेज के ऊपर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिंग करना रेवेन्यू डिमांड्स ओवर विलेज। अब हर विलेज जो है, हर विलेज में जो रायोट है वो बड़ा होता था और छोटा होता था, ठीक है, हर विलेज में बिग और स्मॉल रायोट्स होते थे जिनको पे करना होता था रेंट ज़मींदार को। जोतीदार जो थे वो लोन्स देते थे, ठीक है, जोतीदार का काम क्या होता था? लोन्स देने का रायोट्स को, और सोल्ड करने का, बेचने का, उनकी जो भी प्रोड्यूस हुई है, जो भी उन्होंने बनाया उस चीज़ को। रायोट्स जो होते थे वो कल्टीवेट करते थे कुछ लैंड को, और कुछ जो थे रायोट्स क्या करते थे? कल्टीवेट कर रहे थे कुछ लैंड खुद, और कुछ जो थे वो दे देते थे अंडर रायोट्स को रेंट के ऊपर, मतलब उनसे रेंट ले लेते थे, उनका आधा प्रोड्यूस ले लेते थे एज अ रेंट। अंडर रायोट्स को रेंट देना पड़ता था रायोट्स को, ठीक है। अब ज़मींदार ने कैसे रेजिस्ट करा, कैसे ज़मींदार जो थे वो रेजिस्ट कर रहे थे? अब क्या होता था? अब ज़मींदार रेजिस्ट कैसे कर रहे थे? अलग अलग टेक्निक्स वगैरह अपना ली थी ज़मींदार्स ने, जिससे कि वो ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को रेजिस्ट कर रहे थे, मतलब मान नहीं रहे थे। जैसे फिक्टिशियस सेल, जैसे मैंने बताया था कि क्या करते थे वो, टैक्स पे नहीं करते थे, टैक्स पे नहीं कर रहे थे, तो उनको क्या हो रहा था? उनकी जो लैंड थी वो नीलाम में हो जा रही थी, ठीक है। अब क्या होता था? जब नीलाम होती थी तो वो तो वो अपने ही एजेंट्स को भेज रहे थे, अपने ही एजेंट्स को भेज रहे थे ताकि वो उनकी जगह जाके उनकी लैंड खरीद सके, और वही लैंड उनके पास फिर वापस आ जा रही थी। वो ये सब क्यों कर रहे थे कि नीलामी में उन्हें बोली लगाते वक्त कम पैसा देना पड़ रहा था और टैक्स उन्हें बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा था, इसलिए वो ये चीज़ें करते थे। दूसरी चीज़ क्या कर रहे थे? वो क्या कर रहे थे? अपनी मम्मी के नाम पर, अपनी मदर के नाम पर अपनी लैंड को जो है वो ट्रांसफ़र कर दे रहे थे। अपनी मम्मी के नाम पे क्यों ट्रांसफ़र कर रहे थे? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया था कि जो भी लैंड जो होगी वो लड़कियों के नाम पे होगी, वुमेंस की प्रॉपर्टी होगी, वो उनसे नहीं ली जाएगी। उसके बाद क्या था? ज़मींदार जो थे वो रेवेन्यू डिमांड कभी पे कर ही नहीं रहे थे, यही चीज़ कंटिन्यू करे जा रहे थे कि वो लोग क्या कर रहे थे, जैसे राजा जो था बुर्दवान ने, उसने क्या करा? कुछ लैंड अपने मम्मी के नाम पे कर दी, और जब नीलामी हुई तो बाकी की लैंड के ऊपर उसने क्या करा कि अपने एजेंट्स को भेज दिया, और उसने मैनिपुलेट करा बाकी के लोगों को, और वापस से अपनी लैंड को ले लिया। तो यही चीज़ जो थी ज़मींदार वो कंटिन्यू कर रहे थे। इसके अलावा बेनामी ट्रांसफ़र भी हो रहे थे, ठीक है। जो बुर्दवान का राजा था उसने बहुत सारे बेनामी ट्रांसफ़र करे थे 1793 से 1801 तक, ठीक है। और इसके साथ साथ और भी चीज़ें हो रही थी, जैसे कि जो एजेंट जो थे वो क्या कर रहे थे? अटैक हो रहे थे बाय द लठियाल, जो पीपल थे। जैसे कभी कभी ये भी होता था कि बाई चांस ज़मींदार के एजेंट्स नहीं खरीद पा रहे थे लैंड, ठीक है, और कोई और लैंड खरीद लेता था। तो जब कोई और लैंड जो है वो खरीद लेता था तो उसको ज़मींदार जो पहले वाला ज़मींदार था वो लोगों को भेजता था उसको मारने के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी होने लगी थी। कंक्लूजन क्या आया 19th सेंचुरी में? जो रूलर्स थे उनको फाइनली अब टैक्स को जो था वो कम करना पड़ा, और जब टैक्स जो था उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, रूल्स वगैरह को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना पड़ा उन लोगों को, ठीक है। अब रूल्स जो थे वो समवॉट फ्लेक्सिबल हुए पहले से। ज़मींदार जो थे उनको जो है वो पावर मिली, उनकी जो पावर थी वो फिर से स्ट्रेंथन हो गई थी विलेजेस के अंदर। सिर्फ ग्रेट डिप्रेशन जो आया था 1930s का, उस टाइम पे जो था वो ज़मींदार जो थे उनकी पावर जो थी वो कोलैप्स हुई, और जोतीदार्स ने जो है उस टाइम पर अपनी पावर, अपना इन्फ्लुएंस जो था वो बना लिया। तो यहाँ तक हमने चैप्टर अभी पढ़ा। हम अगली वीडियो में मैं आगे का चैप्टर पढ़ाऊँगी। थैंक यू। पर यहाँ तक के नोट्स अच्छे से पढ़ लेना।